हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी की बुक 1 का चैप्टर 6 सांस्कृतिक विविधताओं की चुनौतियाँ। तो इससे पहले हम चैप्टर पढ़ चुके हैं सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है, बट रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 होगा हमारा। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम चैप्टर का परिचय जानेंगे, क्या है चैप्टर के अंदर। ठीक है, वो परिचय में क्लियर हो जाएगा। फिर सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सोच रहे होगे कि इतना छोटा सा चैप्टर ऐसे कैसे। नहीं गाइस, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट मैंने यहाँ पर ना आपको मेन हेडिंग्स शो की हुई है, और चैप्टर तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में मेन हम इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर सांस्कृतिक समुदाय के बारे में जानेंगे और उसका राष्ट्र राज्य से कैसे संबंध है वो जानेंगे। ठीक है, फिर समुदाय के बारे में जानेंगे और राष्ट्र राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे कि कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर सांस्कृतिक बहुलता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक बहुलता या विविधता वही बात है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता और भारतीय राष्ट्र राज्य, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसी टॉपिक को हम 2 बार में क्लियर करेंगे। इसके अंदर भी 4 टॉपिक्स हैं, तो उनमें से 3 टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और एक टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फिर जानेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। देखो, सांस्कृतिक विविधता के बारे में बोला गया यहाँ पे। भारत की संस्कृति में विविधता कितनी ज़्यादा है हमें पता है। ठीक है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, धर्म है, लिंग है, और बहुत तरह की यहाँ पर जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के वर्ग हैं यहाँ पर, तो उन सबको मिलाकर एक विविधता भरा देश बनता है हमारा, और उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया कि उनकी क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, उनसे क्या परेशानियां हमें देखनी पड़ी है, मतलब उनको क्या परेशानियां देखनी पड़ी हैं इस देश में रहते हुए, उनकी परेशानियों के समाधान कैसे निकाले गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और आपको पता है कि सोशियोलॉजी में छोटा सा भी कोई टॉपिक होगा तो उसको हर पहलू से दिखाया जाता है। जैसे जाति की समस्या के बारे में हम पता है। ठीक है, जाति की समस्या क्या है हमें बहुत अच्छे से पता है, उसके बारे में हम पिछले कई चैप्टरों में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो उस समस्या का हर दृष्टिकोण दिखाया कि लोगों ने क्या इस पर विचार रखे हैं, जातिवाद क्या है, इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हर दृष्टिकोण से उसको दिखाया जाता है। समाजशास्त्र में हर टॉपिक ऐसा ही दिया गया है हमारी बुक में। ठीक है, उसको हर दृष्टिकोण से दिखाया गया, इसलिए सारे टॉपिक्स काफ़ी बड़े बड़े। तो सांस्कृतिक बहुलता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य और अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण, ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, और साथ ही सांप्रदायिकता के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में धर्मनिरपेक्षवाद और राज्य और नागरिक समाज, ये हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय है। हमारे देश में अनेक प्रकार के समूह एवं समुदाय रहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में अनेक प्रकार के समूह एवं समुदाय रहते हैं। ठीक है, इन विभिन्न समुदायों को हम कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं या तत्वों जैसे कि भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा पहचानते हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुदाय रहते हैं, और इनकी पहचान कैसे होती है, इन्हें अलग कैसे बनाया जाता है, इनकी पहचान इनके भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति के आधार पर होती है। ठीक है, इस प्रकार के विभिन्न समुदाय जब किसी एक राज्य के अंतर्गत होते हैं तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि भारत में होता है। ठीक है, बहुत सारे समुदाय एक साथ रहते हैं, और जब इनके हितों की बात आती है तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष देखने को मिलता है। प्रतिस्पर्धा मतलब रेस। ठीक है, तो इनके बीच में रेस या फिर संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, ये सब जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तथा इनके परिणाम स्वरूप कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियाँ या कठिनाइयों के पीछे एक मुख्य कारण ये होता है कि प्रायः सांस्कृतिक पहचानें काफ़ी प्रबल होती हैं तथा उनसे तीव्र भावावेशों के भड़कने की संभावना होती है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, ये जो चुनौतियां देखने को मिलती हैं, कठिनाइयां जो सामने आती हैं, इनके पीछे क्या कारण होता है, सांस्कृतिक पहचानें काफ़ी प्रबल होती हैं। मतलब जो संस्कृति के द्वारा हमें पहचान मिली हुई होती है, किसी समुदाय विशेष की पहचान हो, ये सब काफ़ी प्रबल पहचानें होती हैं, और इनसे तीव्र भावावेशों का मतलब जब उनसे वो पहचान छीनने की बात आती है, या जब उस पहचान के ऊपर बात आती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू माने तो किसी जाति के लिए उसका नाम उसकी सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है, जब उस जाति के ऊपर बात आती है, उसके नाम को लेकर विवाद खड़ा होता है, उस पर बात आती है, उसको दबाया जाता है, तो क्या होता है, संघर्ष की स्थिति बनती है, वो जाति भड़क जाती है। ठीक है, और इसी से उसी जाति के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं उस समय पे, चाहे वो एक दूसरे को जानते ना हो, पर वो संगठित हो जाते हैं फिर भी। तो इसी तरीके से ये जो सांस्कृतिक पहचान की भावना होती है काफ़ी प्रबल होती है, और इससे जल्दी जल्दी भावावेश, मतलब जो लोग हैं उनके भाव जो है वो भड़कने की संभावना होती है। ठीक है,
तो इन परिस्थितियों की समस्या अधिक गंभीर व व्यापक हो जाती है जब नदी जल रोजगार अवसरों या सरकारी धनराशि जैसे संसाधनों के बंटवारे जैसे मुद्दे विवाद का कारण बन जाते हैं। तो ये परिस्थितियाँ कब गंभीर और व्यापक हो जाती हैं? जब नदी जल बंटवारा, क्योंकि पानी तो सबकी बेसिक नीड है, ठीक है, पानी, रोजगार के अवसर या सरकारी धनराशि के बंटवारे की जब बात आती है ना, तो ये विवाद बन जाते हैं। ठीक है, इनसे सदैव ही राष्ट्रीय एकता पर खतरा बना रहता है। प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न समस्याओं और उनके उत्तम समाधान का अध्ययन किया गया है। ठीक है, इन्हीं सबसे रिलेटेड समस्याओं के बारे में पढ़ा है और उनके समाधान के बारे में पढ़ा है। तो सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य, सबसे पहले हम सांस्कृतिक समुदाय के बारे में जानेंगे और सामुदायिक पहचान का महत्व क्या है वो जानेंगे। ठीक है, हमारा समुदाय तथा माता पिता, परिवार एवं समूह ही हमें स्थायी पहचान देते हैं। इस पहचान को हम सामुदायिक पहचान भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। जो हमें पहचान मिलती है वो हमारे जन्म के ऊपर आधारित होती है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई अर्जित योग्यता नहीं चाहिए होती। ठीक है, हम समुदाय के सदस्य होने के कारण अपने आप को विशेष सुरक्षा तथा संतुष्ट समझते रहते हैं। मतलब हम एक सदस्य हैं, एक समुदाय का सदस्य हैं, मतलब हम प्रोटेक्टेड हैं उस समुदाय द्वारा, ये समझते रहते हैं हम जिस समूह में रहते हैं। मतलब हम प्राय उस समूह के साथ अपनी पहचान को पूरी तरह से मजबूती से जोड़ लेते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, घर भी तो परिवार जो है वो मेंबर्स का समूह होता है। ठीक है, फैमिली मेंबर्स का समूह होता है, हम उनके साथ रहते हैं तो हमारी पहचान उनसे जुड़ जाती है। हम सरनेम उनका लगाते हैं, साथ उनके रहते हैं, खाना उनके साथ खाते हैं, मतलब पूरी तरीके से उनसे जुड़ जाते हैं मजबूती से। तो सभी प्रदत्त पहचानें पक्की और स्थायी होती हैं। जो पहचानें हमें पहले से मिल जाती हैं, ठीक है, हमें कमानी नहीं पड़ती, प्रदत्त होती हैं, वो पहचानें पक्की और स्थायी होती हैं। तो उनमें ना तो समाप्त किया जाता है उनको और ना ही बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारी जाति, हमारा नाम जो हमें हमारे परिवार से मिला है, ये सब चीज़ें बदली नहीं जा सकती। ठीक है, हम अपनी सामुदायिक पहचान से एक गहरा भावनात्मक रिश्ता जोड़ लेते हैं। हमारी जो सामुदायिक पहचान होती है उससे हमारा रिश्ता जुड़ जाता है बहुत गहरा। जब व्यक्ति को सामुदायिक पहचान के लिए कोई खतरा दिखाई देता है तब व्यक्ति विशेष रूप से भावुक हो जाता है। ठीक है, और अनेक बार उसकी प्रतिक्रिया हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है। मतलब उसका जो रिएक्शन होता है इसमें हिंसात्मक होता है। ठीक है, प्रदत्त पहचान तथा सामुदायिक भावना में एक घनिष्ठ संबंध होता है। प्रदत्त पहचान क्या होती है? पहले से मिली हुई पहचान। ठीक है, और सामुदायिक भावना में एक घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध सभी जगह पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए मातृभूमि, मातृभाषा तथा परिवार होता है तथा उनके प्रति एक निष्ठा भी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य। यदि हम राष्ट्र की संकल्पना पर विचार करें तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के बारे में जानेंगे। यदि हम राष्ट्र की संकल्पना पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि राष्ट्र वास्तव में एक बड़े स्तर का समुदाय माना जा सकता है। यहाँ पर समुदाय के बारे में, राष्ट्र के बारे में स्पष्टीकरण दिए गए हैं। ठीक है, और राष्ट्र राज्य के बारे में स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो क्या माना जा सकता है? अगर हम राष्ट्र के बारे में सोचें तो बड़े स्तर का समुदाय इसको माना जा सकता है। इसके गठन के लिए अनेक समुदायों का मिलन होता है। बहुत सारे समुदाय मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। ठीक है, राजनीतिक एकता की इच्छा से ही राज्य के निर्माण की आकांक्षा प्रकट होती है। तो जब राजनीतिक एकता होती है लोगों के बीच तो राज्य का निर्माण होता है। राजनीतिक एकता कैसे होती है? संगठन जब बनते हैं, ठीक है, सबके मन में राष्ट्रवाद की भावना होती है। ठीक है, फिर एकता होती है, उनके संगठन बनते हैं जिसके कारण राज्यों का निर्माण होता है। ठीक है, ये राज्य एक अमूर्त तत्व है। ठीक है, अमूर्त क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। राज्य एक अमूर्त तत्व है जिसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। राज्य के अंदर ही सारी राजनीतिक संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। अब देखो, राज्य का एक मतलब होता है स्टेट, ठीक है, पर समाज शास्त्र या फिर नागरिक शास्त्र के दृष्टिकोण से राज्य का अर्थ है राज करना किसी जगह पर। जैसे राष्ट्र राज्य बोला गया, तो राष्ट्र क्या है? एक स्वतंत्र राज्य है। ठीक है, तो यदि हम राष्ट्र तथा अन्य समुदायों के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहें तो संकल्पना के दृष्टिकोण से कोई स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं देता। अगर हम बाकी समुदायों या फिर राष्ट्र के बीच में कोई अंतर दिखाना चाहें तो इनकी संकल्पना, मतलब इनकी जो स्टेटमेंट है, इनकी जो डेफिनेशन है वो कुछ एक सी ही है। ठीक है, उसके ऊपर कोई अंतर दिखाई नहीं देता ज़्यादा। राष्ट्र से आशय उस समुदाय से है जिसका अपना राज्य होता है। राष्ट्र क्या होता है? वो समुदाय जिसका अपना राज्य होता है, मतलब जो अपने ऊपर खुद राज्य करती, किसी के अंदर नहीं होता। ठीक है, कोई उसके ऊपर राज नहीं कर रहा होता, वो स्वयं का राज्य खुद चलाता है, तो वही राष्ट्र कहलाता है। यही कारण है कि इनकी पहचान राष्ट्र राज्य के रूप में की जाती है। ठीक है, समुदाय के गठन का आधार भाषा, धर्म या जाति आदि कुछ भी हो सकता है। किसी भी आधार पर समुदाय बन सकता है। ठीक है, समान भाषा के आधार पर बन सकता है, समान धर्म के आधार पर बन सकता है। एक आधार राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अगर कोई भी एक आधार इनमें से हो ना तो एक राष्ट्र बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाइए समुदाय राष्ट्र की। ठीक है,
देखो, अब समुदाय में भी कोई भी एक आधार हो तो समुदाय बन जाता है, और इसी तरह कोई भी एक आधार हो तो राष्ट्र बन जाता है। यही कारण है कि पहले से गठित राज्य विभिन्न सामुदायिक पहचानों को ऐसे प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। मतलब जो राज्य पहले से बन चुके हैं वो अलग अलग सामुदायिक पहचानों को, अलग अलग समुदायों को प्रतिद्वंदी मतलब एक अपना दुश्मन जैसा समझते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। तो आगे देखते हैं, समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य में राज्य का अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, कल्याणकारी राज्य क्या होता है वो जानेंगे, कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य जानेंगे। ठीक है, तो राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। अभी हमने राज्य के बारे में पढ़ा क्या होता है, फिर हमने समुदाय और राज्य में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन किया था कि क्या होता है, कैसे सेम होता है। अब हम क्या करेंगे, राज्य के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो राज्य क्या होता है, समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। समाज में व्यवस्था, प्रगति व शांति बनाए रखने के उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्थाओं और समितियों पर ही है। तो समाज में जो व्यवस्था बनाए रखने का, शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी किसके ऊपर है, राजनीतिक संस्थाओं पर या फिर राजनीतिक समितियों पर। तो वेबर का विचार है कि राज्य एक ऐसा मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा में भौतिक बल के वैधानिक प्रयोग का एक अधिकार होता है और जो इस अधिकार को सफलतापूर्वक लागू करता है। तो क्या होता है राज्य, मानवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा में मतलब एक निश्चित जगह में, एक निश्चित क्षेत्र में क्या होता है, भौतिक बल के वैधानिक प्रयोग का एक अधिकार होता है। मतलब वो वहाँ पर भौतिक बल, अपनी पावर को यूज़ कर सकता है, वैधानिक तरीके से विधानों के जरिए यूज़ कर सकता है अपनी ताकत को एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, ऐसा राज्य होता है, मतलब मानवों का एक ऐसा समुदाय होता है राज्य, तो जो इस अधिकार को सफलतापूर्वक लागू करता है। मतलब ये जो अधिकार है वो राज्य के पास है और राज्य इसे लागू करता है सही तरीके से। इस प्रकार राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है जिसके कार्य कानून द्वारा किए जाते हैं। तो राज्य के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, कानून द्वारा। राज्य संपूर्ण समाज नहीं अपितु समाज की एक संस्था मात्र है। मतलब राज्य पूरा समाज नहीं है, समाज की एक संस्था है जो समाज को मेंटेन करने में काम करती है। ठीक है, रोसेक के अनुसार संपूर्ण समाज के संदर्भ में राज्य लोगों की एक ऐसी समिति है जो राजनीतिक उद्देश्यों से बनाई जाती है। ठीक है, दो डेफिनेशन यहाँ पे हमने देख ली, वेबर की और रोसेक की। आगे देखते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में कल्याण का तात्पर्य राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की समानता को समाप्त कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना होता है। मतलब कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराता है। मतलब असमानता खत्म कर देता है, सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है और जो व्यक्ति की साधारण आवश्यक उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, ये होता है कल्याणकारी राज्य। अब्राहम के अनुसार वह समाज जहाँ राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चयपूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण हो सके, कल्याणकारी राज्य कहलाता है। वो राज्य जहाँ पर शक्ति का ठीक तरीके से प्रयोग किया जाता है, आर्थिक व्यवस्था को इस तरीके से बदलने के लिए कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित और न्यायपूर्ण वितरण हो सके। मतलब जितनी संपत्ति है वो उचित तरीके से समानता से बंट सके सबको, इस तरीके से बदलना, शक्ति को प्रयोग करना, इसे ही कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य में मनुष्य के आर्थिक हितों पर अधिक बल दिया जाता है क्योंकि आर्थिक हितों की साधना होने से अन्य हितों की साधना खुद हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कल्याणकारी राज्य के कार्य। तो क्या कार्य होते हैं, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था। मतलब कैसे करना, व्यक्तियों के बीच आपस के संबंध, पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना। ठीक है, सभी व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्यवस्था करना और व्यक्तियों से राज्य के संबंध की व्यवस्था करना, ये कल्याणकारी राज्य का काम होता है। मतलब सबके बीच में कम्युनिकेशन रखना। ठीक है, फिर आंतरिक व्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था ठीक रखना और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना कल्याणकारी राज्य का काम होता है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य मतलब लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फिर कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन करना, ठीक तरीके से चलाना सबको, ये भी कल्याणकारी राज्य का काम होता है। समाज में सुधार लाना इसका कार्य होता है। सार्वजनिक सुविधाओं के संबंधी कार्य, ये सब कल्याणकारी राज्य देखता है। मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना अपने नागरिकों को, ये भी कल्याणकारी राज्य का काम होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य मतलब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य करना। ठीक है, उनसे नीतियां बनाना, विदेश नीति बनाना। ठीक है, उनसे रिश्ते अच्छे रखना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम, ये सब जुड़ा हुआ होता है सरकार से, कल्याणकारी राज्य के अंदर ही होता है सब। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना मतलब नागरिकों को उचित स्वतंत्रता देना, ये सब कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य। तो
भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है उसका कोऑर्डिनेशन कैसे है राष्ट्र राज्य के साथ, ये बताया गया है। राष्ट्र राज्य के रूप में भारत सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विश्व का सबसे अधिक विविधता वाला देश है। ये तो आपको भी पता है। सामाजिक रूप से देखा जाए या सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो हमारा भारत पूरा विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है। भारत में अनेक बोलियां तथा भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत विविधता है। भारतीय संस्कृति में जितनी विविधता देखी जाती है उतनी एकता भी पाई जाती है। ठीक है। भारतीय समाज में क्षेत्रवाद एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। क्षेत्रवाद क्या होता है अभी हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। और जातिगत स्तर पर जो विविधता देखी जाती है ये कई बार जातिवाद की समस्या का रूप धारण कर लेती है। मतलब ये जो सांस्कृतिक विविधता है ये किस तरीके से एकता में बदलती है या किस तरीके से ये हानि करती है राज्य को, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। भारतीय संस्कृति में विविधता के बारे में जानेंगे, कैसे विविधता है वो जानेंगे। भारतीय संस्कृति में एकता कैसे है वो सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। किन दृष्टिकोणों से एकता देखने को मिलती है या किन दृष्टिकोणों से विविधता देखने को मिलती है वो जानेंगे। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय संदर्भ में जातिवाद के बारे में पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति में विविधता अथवा बहुलता। तो बहुलता और विविधता का मतलब सेम ही होता है। ठीक है। सबसे पहले तो भौगोलिक विविधता देखी जाती है। हमारे भारत में भौगोलिक विविधता देखी जाती है। आपको पता है कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर बर्फ़ पड़ती है, जैसे केरला है, ये ऐसी जगह यहाँ पर बहुत बारिश होती है, हरियाली है हर तरफ। दूसरी तरफ हमारा राजस्थान है। ठीक है। जहाँ पर रेगिस्तानी एरिया है, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। फिर हमारा पंजाब है जहाँ का मौसम हमेशा बढ़िया रहता है। और दूसरी तरफ कश्मीर है। कश्मीर में कैसा मौसम रहता है, बर्फ़ वाला। ठीक है। कश्मीर, शिमला। मतलब भौगोलिक विविधता बहुत है। भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत डिफरेंस देखे जाते हैं हर क्षेत्र में। ठीक है। कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर रेत है और कहीं पर मैदान है। जैसे हमारा उत्तर भारत है वो मैदानी क्षेत्र है पूरा, है ना। तो ये भौगोलिक विविधता देखी जाती है। फिर है प्रजातीय विविधता। भारत में कितनी तरह की जातियां हैं और उनकी छोटी छोटी उपजातियां हैं, है ना, देखने को मिलता है हमारे भारत में। और बाकी देशों में प्रजातीय विविधता बहुत है हमारे भारत में। तीसरा है जनजातीय विविधता। जनजाति क्या है, हमारे भारत की मूल निवासी हैं। और मूल निवासी भी बहुत अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग जनजातियों के हैं। ठीक है। अलग अलग जनजातियाँ कुछ भाषा के आधार पर अलग होती हैं, कुछ वेशभूषा के आधार पर अलग होती हैं, है ना, कोई भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग होती हैं। तो जनजातियाँ भी कई तरह की पाई जाती हैं। फिर है भाषागत विविधता। कहीं पर तिब्बती भाषा बोली जाती है। हमारे भारत में ही अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। आपको पता है पंजाब में पंजाबी और महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, है ना, और उड़ीसा में उड़ीसी। कितनी अलग अलग भाषा बोली जाती हैं। और ब्रजभाषा हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, खड़ी बोली। तो ये सारी भाषाएं भारत की विविधता को दर्शाती हैं। ठीक है। फिर धार्मिक विविधता। जैसा कि आपको पता है हमारा भारत जो है उसमें कितने सारे धर्म देखे जाते हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। कहने को भारत का नाम हिंदुस्तान है, बट यहाँ पर हिंदू ही नहीं अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। ठीक है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और राजनीतिक विविधता भी यहाँ पर देखी जाती है। राजनीतिक विविधता कैसे, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ना पूरे तरीके से केंद्रीकृत शक्ति नहीं है। सारी शक्ति केंद्र के हाथों में तो है, पर वो शक्ति विभक्त हुई भी है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम होता है हमारे यहाँ पर। और जैसा कि आपको पता है लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। और तो और हमारा जो देश है वो इस तरीके से कुछ प्रशासनिक सत्ता है जो वो अलग तरीके से डिवाइडेड है। पहले तो केंद्र के रूप में, फिर प्रांत हैं अलग अलग, फिर जिले हैं अलग अलग, ब्लॉक हैं अलग अलग, नगर हैं अलग अलग, गांव भी अलग अलग हैं। मतलब काफ़ी सारा क्षेत्र जो विभाजित हो रखा है वो अलग तरीके से हुआ है। शक्ति का बंटवारा देखें तो वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि न्यायपालिका की अलग स्वतंत्र शक्ति है और उसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो केंद्र के अलग होते हैं। राज्य के स्तर पर राज्य सरकार अलग होती हैं, उनके अलग कार्य होते हैं। फिर पंचायतें अलग होती हैं। ठीक है। और जिलों का प्रशासनिक कार्य करने के लिए जिलों के अलग मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर। तो इस तरीके से शक्ति का बंटवारा बहुत अलग तरीके से हुआ है और इसी से राजनीतिक विविधता देखने को मिलती है। आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति में एकता। तो संस्कृति में एकता किस तरह से, देखो जैसे हमें पता है कि संस्कृति में विविधता तो है, भारत की संस्कृति में बहुत विविधता है, पर वो ही विविधता एकता को कायम रखने में सहायता करती है। कैसे करती है, देखो सांस्कृतिक एकता। सबसे पहले तो इतनी तरह की संस्कृति हैं पर उन सबकी नींव एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब जो संस्कृतियाँ हैं अलग अलग तरह की वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रीति रिवाज जो है वो थोड़े से बदल जाते हैं पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल दिया जाए अगर दुर्गा पूजा का, तो बंगाल में कैसे मनाई जाती है दुर्गा पूजा, धुनोची नाच होता है। ठीक है। हमारे उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो किस तरीके से पूजा होती है, साधारण पूजा होती है देवी की, है ना। तो
इस तरीके से रिचुअल्स अलग अलग है पर संस्कृति हमारी समान है, ठीक है। कहीं पर उस संस्कृति को अलग रीति रिवाजों की सहायता से मनाया जाता है, कहीं पर अलग रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। फिर भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता कैसे, आप देखो विविधता तो समझ में आता है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र है, पर यही एकता का कारण बनते हैं क्योंकि जो भौगोलिक विविधता है वो क्या करती है, हमारे देश को बाकी देशों की सीमाओं से अलग करती है। जैसे हिमालय पहाड़ है, वो क्या करता है, भारत को एशिया के कुछ क्षेत्रों से, मतलब जो एशिया के बाकी देश हैं उनसे अलग करता है, ठीक है। और दक्षिण में तीनों ओर समुद्र है जिससे सीमाएं जो है वो हर देश से अलग, वो भारत को एक उपमहाद्वीप बनाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, प्राचीन समय में भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए पर भारत की भौगोलिक एकता और प्रादेशिक अखंडता की वजह से क्या होता है, ये सफल नहीं होते हैं आक्रमण। तो कहीं ना कहीं ये विविधता ही भौगोलिक एकता भी प्रदान करती है। फिर आती है भाषागत एकता। तो हमें पता है कि हमारे भारत में द्रविड़, आर्य, कोल, यूनानी, ईरानी, हून, शक, अरब, तुर्क, पठान, मंगोल, डच, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, हिंदी, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और भी काफ़ी, बंगाली, मराठी, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। पर उन सारी भाषाओं की जो जननी है वो किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। तो यहीं पर भाषागत एकता देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल देखा जाए तो जब भारत में इतनी सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं, इतनी सारी भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और कई भाषाओं से लगाव भी हो जाता है। इसी तरह से एक व्यक्ति को ऑलमोस्ट 2-3 भाषाएं तो आती हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा, और वो जो स्टडी करते हैं जिस भाषा की वो भाषा, तो 2-3 भाषा ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को आती हैं। तो यही कारण है कि भाषा भी एकता प्रदान करती है, ठीक है। फिर है जातिगत एकता। देखो भारत में कई सारी जातियाँ हैं पर वो फॉलो कैसे करती हैं, भारतीय संस्कृति को। और हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, ये सारे गुण हमारे भारत की संस्कृति में है और ये ही जातियों को एकत्रित रखने में, एक साथ रखने में भावनात्मक आधार प्रदान करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एकता जातियों में देखी जाती है। फिर आती है धार्मिक एकता। देखो हमें पता है बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग धर्म हमारे भारत में निवास करते हैं, पर आखिर में कहलाते क्या हैं वो, यदि बाहर किसी देश में वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। वो अपने धर्म विशेष का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं वी आर इंडियन, ठीक है। वो किसका नाम लेते हैं, इंडिया का। मतलब अंत में उनकी पहचान क्या रह जाती है, कितने ही धर्म सही, उनकी पहचान रह जाती है एक भारतीय। तो यहाँ पर उनकी धार्मिक एकता देखने को मिलती है, ठीक है। हमारी संस्कृति में क्या होता है, सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हैं भारत की संस्कृति में। तो नोक-झोंक यहाँ पर देखने को मिलती है थोड़ी थोड़ी, पर फिर भी सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ठीक है। सारे धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हैं और धार्मिक एकता बनाकर रखते हैं, ठीक है। फिर आती है राजनीतिक एकता। तो देखो भारत में क्या है, भारत में राजतंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है। और लोकतंत्र में क्या है, प्रजा का राज्य चलता है, ठीक है। और जनता ही अपने लोकतंत्र को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए एकजुट होकर रहती है, संगठित होकर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक एकता भी देखने को मिलती है हमारी भारत की संस्कृति में। फिर आते हैं सामाजिक आर्थिक एकता। देखो हमारे जितने भी धर्म हैं भारत में, उनके सामाजिक विश्वासों में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में बहुत अंतर है, पर लास्ट में उन सबका जो संबंध है या उनकी संस्कृति है वो क्या कहती है कि सबका सम्मान करें, मधुरता से रहें, प्रेम से रहें, ठीक है। यही संस्कृति देखी जाती है सारे धर्मों की। तो यही सबका मेन गुण है सारी संस्कृतियों का, सारे धर्मों का, जो उन सबको एकता प्रदान करता है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से, वो उन्हें एकता प्रदान करता है, यही गुण, ठीक है। फिर आती है राष्ट्रीय एकता। देश के आंतरिक संबंधों में जो तनाव आते हैं, जो संघर्ष चलते हैं, उनकी बात अलग है, पर जब बात हमारे राष्ट्र पर आती है तब क्या होता है, पूरे भारत की संस्कृतियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, पूरा भारत एक हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कभी भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, भारत के साथ किसी और देश का युद्ध है, उस समय पे कोई भारतवासी ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन से धर्म का है, कौन से वर्ण का है, कोई नहीं देखता। उन्हें केवल दिखता है देश, हमारा राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता। उस एकता के कारण ही युद्धों को जीतने में सफल होता है भारत, ठीक है। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है जिसकी एकता के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन से पहलुओं में एकता देखने को मिलती है संस्कृति में, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में क्षेत्रवाद। तो पहले क्षेत्र और क्षेत्रवाद की अवधारणा पढ़ेंगे। तो भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसमें विभिन्न जातियों और उपजातियों के लोग निवास करते हैं। भारत के कुछ एक जातीय, धार्मिक और भाषाई समूह कुछ क्षेत्र में विशेष संघ केंद्रित हैं और उन क्षेत्रों को अपना मानते हैं, ठीक है। जैसे जनजातियों के बारे में हमें पता है और जातियों के बारे में पता है, या फिर धार्मिक या भाषाई समूह है। भाषाई समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था वो भाषाई आधार पर हुआ था और वो विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं, आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। इसी तरह से धार्मिक समूह भी हैं जिनका अलग से क्षेत्र बना है और वो उस क्षेत्र विशेष को अपना मानते हैं, ठीक है। यह समूह सांस्कृतिक पहचान भी चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं इनकी अलग से पहचान हो, अलग संस्कृति हो, अलग से पहचान हो, अतः वह क्षेत्र से बाहर के निवासियों को क्षेत्र में रहने देना नहीं चाहते। इसी मानसिकता के कारण भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति का उद्भव हुआ, ठीक है।
क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। संकुचित रूप में इसका प्रयोग स्थानीय हितों के प्रति विशेष लगाव और विस्तृत रूप में केंद्र के प्रति आंदोलन को इंगित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या दिखाया गया है इसकी अवधारणा में कि अपने स्थान विशेष के लिए एक लगाव और बाकी केंद्र के प्रति आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि केंद्र का विरोध और अपने स्थान के लिए विशेष लगाव और उसकी विशेष पहचान पाने की इच्छा, ये होती है क्षेत्रवाद की अवधारणा में। ठीक है, हेडविग हिट्स लिखते हैं, सामान्य रूप से क्षेत्रवाद को उग्र केंद्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया। क्षेत्रीय आंदोलन भौगोलिक अलगाव, स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा, प्रजातीय जातीयता, धार्मिक विशिष्टता तथा स्थानीय हितों जैसे तत्व या इनमें से दो या दो से अधिक के मिश्रण का परिणाम होते हैं। क्या होते हैं ये क्षेत्रीय आंदोलन? किन कारणों से होते हैं? भौगोलिक अलगाव, ठीक है, स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा और प्रजातीय जातीय धार्मिक विशिष्टता या स्थानीय हितों जैसे तत्व, इन्हीं के कारणों से क्षेत्रवाद होता है, क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं। जो क्षेत्र में चलने वाले आंदोलन होते हैं वही क्षेत्रवाद कहलाते हैं एक तरीके से। ठीक है, अपने क्षेत्र के हित में कार्य करना, यही सब क्षेत्रवाद कहलाता है। तो क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन से होते हैं? विभिन्नता, भाषाई प्रेम। भाषाई प्रेम कैसे? देखो, भाषाई प्रेम क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारक है। एक एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं। देखो, जो भाषाई प्रेम से आंध्र प्रदेश के लोगों को अपनी भाषा के प्रति क्या था? प्रेम था, भाषाई प्रेम था उनमें, जिसकी वजह से क्षेत्रवाद की नीति चली और आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग उठी। तब उन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग एक स्टेट के रूप में पहचान दी। ठीक है, तो ये क्षेत्रवाद हुआ था, जिस वजह से आंदोलन चलाए गए थे और उन आंदोलनों के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, फिर असंतुलित आर्थिक विकास, ये भी क्षेत्रवाद का कारण बन सकता है। कैसे? वे क्या है? असंतुलित आर्थिक विकास। तो देखो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियाँ रहती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और जिन क्षेत्रों का आर्थिक विकास ठीक तरीके से नहीं होता ना, उनमें क्या होता है? क्षेत्रवाद की भावना का जन्म हो जाता है। ठीक है, फिर सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, जिन व्यक्तियों का या जिन समूहों का सामाजिक अन्याय का शिकार होते हैं जो लोग, और पिछड़ापन रहता है, जिनका विकास ठीक तरीके से नहीं किया जाता, उसकी वजह से भी क्षेत्रवाद की भावना का जन्म होता है। फिर धार्मिक संकीर्णता, कई बार धार्मिक संकीर्णता भी क्षेत्रवाद की भावना का कारण बन जाती है। जैसे आपको पता है, देखो, मंदिर और मस्जिद दोनों धर्म से रिलेटेड जगह है। ठीक है, धार्मिक जगह है, इनको लेकर भी कई जगह विवाद खड़े हो जाते हैं कि आप ही देख ही रहे हो, पहले अयोध्या का विवाद रहा था, फिर अभी भी मस्जिद का एक जगह का और विवाद है इसी तरीके का कि वहाँ पर मूर्तियाँ पाई गई। मतलब इस तरह के काफ़ी विवाद हमने आजकल न्यूज़ में भी देखे हैं। ठीक है, न्यूज़ में भी देखे हैं, आते रहते हैं ऐसी न्यूज़। तो धार्मिक संकीर्णता भी क्षेत्रवाद का कारण बनती है। तो आप देख ही रहे हो वहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है, ये हमारा है भाई, वो जगह कैसी है? भगवान की इबादत करने की जगह है। ठीक है, अब चाहे वहाँ पर पूजा हो, चाहे कुरान पढ़ी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो यही चीज़ है, ये भावना क्षेत्रवाद का कारण बन जाती है। फिर है निहित राजनीतिक स्वार्थ। तो कई बार राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो अपने स्वार्थ के कारण क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि राजनेताओं द्वारा आंदोलन किए गए हैं और जिसमें लोगों को क्षेत्रवाद की भावना लोगों के अंदर बढ़ाई गई है भाषणों के ज़रिए, और उससे क्या है? विरोध पर उतरे वो लोग। तो ये क्या है? यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्षेत्रवाद की भावना बढ़ जाती है। ठीक है, या क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारक हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रभाव। तो भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े इन आंदोलनों के? यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्षेत्रीय आंदोलनों का भारतीय राजनीति पर धनात्मक प्रभाव पड़ा है या ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव। भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए कैसे रहे हैं आंदोलन? तो मॉरिस जॉन्स का मानना है कि क्षेत्रीय आंदोलन उपराष्ट्रवाद के विकास में सहायक होते हैं, मतलब राष्ट्रवाद की भावना के विकास में सहायक होते हैं क्षेत्रीय आंदोलन, जो प्रकारांतर से राष्ट्रवाद के विकास में सहायता करता है। ठीक, तो इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि भारत में क्षेत्रीय आंदोलन न्यूनाधिक रूप से पृथकतावादी नहीं रहे हैं। क्षेत्रीय आंदोलनों का लक्ष्य अपने क्षेत्र या समुदाय के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलनों का लक्ष्य बताया गया है, क्या है? अपने क्षेत्र या समुदाय के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त करना। ठीक है, और क्या है? विकास की गति को तीव्र करना होता है, मतलब तेजी से विकास कराना अपने क्षेत्र में। ठीक है, फिर दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? क्षेत्रीय आंदोलनों का भारतीय राजनीति पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा। और इनमें क्या है? आंदोलनात्मक राजनीति को बढ़ावा मिला है, मतलब आंदोलन करने की, आंदोलनों के जरिए अपने अधिकार प्राप्त करने की राजनीति को बढ़ावा मिला है। इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों के अनुसार क्षेत्रीय आंदोलनों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म, भाषा, जाति जैसे विघटनकारी तत्वों का सहारा लिया। मतलब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन्होंने धर्म, भाषा और जाति जैसे तत्वों का सहारा लिया है इसके लिए। ठीक है, जिससे भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में नवीन बाधाएं पैदा हो रही हैं, मतलब नई नई अटकन या बाधाएं यहाँ पर पैदा हो रही हैं।
और इससे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय विकास रुक रहा है। ठीक है, वास्तविक स्थिति यथार्थ में इन दोनों दृष्टिकोणों के मध्य में, मतलब रियल में क्या हो रहा है, भारत में दृष्टिकोण बीच का है। ठीक है, दोनों स्थिति के मध्य में है। भारत में विकास की गति असमान है, अतएव क्षेत्रीय धरातल पर विरोध स्वाभाविक है। मतलब गति असमान है, विकास कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय धरातल पर मतलब क्षेत्रों पर विरोध हो रहा है क्षेत्रों में। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान। तो ये जो समस्या हमारे भारत में है, इसका समाधान कैसे किया जाए। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का बढ़ना एक चिंताजनक विषय है। क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के कुछ प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित हैं। क्या उपाय हैं? सरकार को विकास कार्यक्रमों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ही जगह का विकास किया जाए, एक ही जगह के लिए विकास कार्यक्रम चलाया जाए, हर जगह विकास होना चाहिए। ठीक है, फिर विशिष्ट जाति समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इससे जनजाति समूह के सांस्कृतिक एकीकरण को रोका जा सकेगा। मतलब क्या है कि सबकी संस्कृति को, क्षेत्र विशेष की संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि विरोध ना बढ़े। फिर जहाँ तक संभव हो पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें राष्ट्र की विकासधारा से जोड़ा जा सके। फिर क्षेत्रवादी आंदोलनों को हिंसात्मक प्रवृत्ति पर कठोरता से अंकुश लगाया जाना चाहिए। मतलब जो क्षेत्रीय आंदोलन है ये अहिंसात्मक चले तो ठीक है, इतनी अव्यवस्था नहीं होगी, पर अगर ये हिंसात्मक हो जाते हैं तो राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, एकता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए इन्हें कठोरता से अंकुश लगाया जाना चाहिए हिंसात्मक प्रवृत्ति पर। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति में क्षेत्रीय विविधता। तो भारत की संस्कृति में क्षेत्रों में कैसे विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहले आता है विस्तृत हिमालय प्रदेश। तो कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर रेगिस्तान है, क्या कहीं पर द्वीप है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि कैसे विविधता देखने को मिलती है। तो पहला है हिमालय विस्तृत क्षेत्र। हिमालय में क्या है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वतीय क्षेत्र में कश्मीर, टिहरी, कुमाऊं, नेपाल, सिक्किम तथा भूटान के प्रदेश सम्मिलित होते हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में आते हैं सारे। यह पर्वतीय दीवार लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ी है। फिर आता है सिंधु और गंगा का मैदान, जहाँ पर हम रहते हैं जिस एरिया में। ठीक है, यह वह क्षेत्र है जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं अथवा इनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब आदि क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सिंधु और गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में। तो यह भी 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा मैदान है। फिर आता है रेगिस्तानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजस्थान तथा अरावली पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है तथा इसका अधिकांश भाग रेगिस्तानी है। ठीक है, राजस्थान है। आता दक्षिणी प्रायद्वीप। विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी आदि नदियाँ इसी प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, फिर भारत के पश्चिम तथा पूर्व में समुद्र है। समुद्र के किनारे तथा मैदानों के पास पहाड़ियां हैं। यदि हम भारतवर्ष को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर रखें तो हमें कुछ भिन्नताएं हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये भिन्नताएं हमने देख ली हैं यहाँ पर कैसे क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। तो ये जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं हमारे भारत में, इसका संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले सीमाओं की सुरक्षा। तो देखो तीनों तरफ से हमारा भारत जो है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, उपमहाद्वीप है और बाकी दोनों तरफ हिमालय पर्वत है और बाकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिससे सीमा की सुरक्षा होती है। फिर संस्कृति की रक्षा होती है इससे। हर क्षेत्र विशेष की अपनी संस्कृति है जिसे वो बाकी क्षेत्रों से मिश्रित कर खोना नहीं चाहते, इसलिए संस्कृति की रक्षा होती है। फिर संकीर्णता। संकीर्णता कैसे कि देखो हर व्यक्ति जो क्षेत्र विशेष में रहता है वो अपनी संस्कृति का पालन करता है और अपने रीति रिवाजों को सुरक्षित रखता है। इसी तरह से पूरे देश में हर क्षेत्र के व्यक्ति अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं, संकीर्ण रहते हैं अपनी संस्कृति तक, जिसकी वजह से सब ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं अपनी संस्कृति को लेकर और उसकी सुरक्षा करते हैं। संकीर्णता भारतीय संस्कृति के लिए अच्छी देखी गई एक तरीके से यहाँ पर। ठीक है, फिर सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं। अब क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है, राजनीतिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे ये क्षेत्रीय आंदोलन अभी हमने पढ़े थे, ये क्या है, क्षेत्रीय विविधता की या क्षेत्रीय विभिन्नता की क्या है, राजनीतिक समस्या है और इस सामाजिक समस्या भी है। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये प्रभाव पड़ा है संस्कृति पर। फिर सांस्कृतिक विघटन। तो क्या होता है, सांस्कृतिक विघटन देखा जाता है कि क्या होता है जब लोग अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं तो बाकी संस्कृतियों का अपमान भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये विघटन का कारण बनता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव रहा वो भी हमने पढ़ लिया और इसी टॉपिक के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, वो भी कल अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए, पर आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, पर ये चैप्टर ही काफ़ी लंबा है, इसलिए 3 पार्ट में मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो
जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट कहीं भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, और उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आपको मैं दूंगी तो कम्युनिटी टैब पर आपको शो हो जाएगी, इसलिए कम्युनिटी टैब चेक करते रहा करो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर हम पूरी सोशियोलॉजी, सिविक्स और इंग्लिश फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। नवंबर के एंड तक या दिसंबर की स्टार्टिंग वीक में हम लोग सब कुछ अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे और उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।